नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों पेपर हिमाचल प्रदेश एसएससी का है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है जो रिसेंटली 5 जून 2022 को हुआ है। एक पार्ट इसका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, लेकिन आज दूसरा पेपर हमें मिला है तो इसके क्वेश्चन अलग है। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो उनको स्किप अपन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो नए हैं। आइए दोस्तों हम सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन का। लास्ट तक देखना, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आई होप कि आप इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर है, इसे आप ज़रूर देखें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हिमाचल में सभी क्वेश्चन पेपर इसी लेवल के आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वार्निंग साइन जो होते हैं उनका कलर कोड क्या रहता है? बहुत सिंपल है, त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं, बॉर्डर इनका काले रंग का होता है, काले रंग का ही चिन्ह होता है, बैकग्राउंड इनका येलो कलर का होता है। बहुत आसान सी भाषा में डी उत्तर में लिखा पड़ा है, देखो, येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, यानी काले बॉर्डर के साथ काले रंग से चिन्ह होगा और पीले रंग का बैकग्राउंड हो। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि पीड़ित अभी भी सप्लाई के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए आप सबसे फास्टेस्ट वर्क कौन सा अपनाएंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर अभी भी सप्लाई के संपर्क में है तो हमारा पहला काम है हम पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर। पावर को स्विच ऑफ करके हमें सप्लाई का संपर्क तोड़ना है सबसे पहला काम। बाकी काम देखो कि अपने अथॉरिटी को बिजली के बारे में शॉक के बारे में सूचना देंगे तो वो तो बाद का काम है, बाद में करेंगे। उसे संपर्क से हटाने के लिए किसी सहायक को बुलाएंगे, हेल्पर को या असिस्टेंट को तो बुलाने की ज़रूरत क्या है, पहला काम पावर ऑफ करना ही है। ए ऑप्शन सबसे मोस्ट सूटेबल रहेगा कि सबसे पहले हमें उसकी पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करना होगा। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत आग पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? हेलोन टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोम टाइप वाला जो है ये क्लास बी की फायर के लिए काम में लेंगे, जो अग्नि क्लास बी से रिलेटेड है उसमें अपन इसमें काम में लेंगे फोम टाइप वाले को। अगला सवाल है कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये पर्सोनेल होता है, पर्सनल यानी व्यक्तिगत वाला नहीं, पर्सनल का मतलब कार्मिक वाला। तो उसके जब पीपीई किट का आप चुनाव करेंगे ना तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेचर एंड सिक्योरिटी ऑफ हजर्ड, खतरे की प्रकृति एंड सुरक्षा, यानी खतरा किस तरह का है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक पावर ऑन ऑफ करने जा रहे हैं तो हैंड ग्लव्स पहनेंगे, सिंपल सी बात है। वहाँ पर आपको मास्क लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, यूँ समझ लीजिए। यानी हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस पर फ़र्क करने जा रहे हैं वहाँ खतरा किस चीज़ को सबसे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आप एसिड में काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हाथों का सबसे ज़्यादा उसमें रोल होगा। ये चीज़ें आपको चुनना होता है। ए ऑप्शन रहेगा खतरे की प्रकृति एवं सुरक्षा। अगला सवाल है, ओवरहेड लाइन में जब लाइन की लेंथ आपको बढ़ानी हो तो किसका उपयोग करेंगे? तार की लंबाई बढ़ाने के लिए 2 जॉइंट का उपयोग करते हैं, एक है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और दूसरा है ब्रिटानिया जॉइंट। अब ब्रिटानिया का ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है ये ब्रिटानिया टी जॉइंट है। मेरिट जॉइंट की एक खास बात होती है कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, और हम सब जानते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तो हमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरिट जॉइंट काम में ले नहीं सकते। स्कारफट जॉइंट तो केवल सुंदर डिज़ाइन की दृष्टि से काम में लिया जा सकता है और इसमें यांत्रिक शक्ति शून्य होती है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, पश्चिमी संघ जोड़। सवाल नंबर 6, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाना है, किसे मिलाएंगे? सिलिकॉन में अगर अपन एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ इनमें से मिलाएंगे, क्योंकि एन टाइप के लिए हम किसकी डोपिंग कराते हैं? पेंटावोलेट अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी पंचसंयोजी। पंचसंयोजी में कौन कौन है? पंचसंयोजी में है एंटीमनी, आर्सेनिक। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ए, बी और डी तीनों ही सही है,
क्योंकि जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक मिलाओ या सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक या सिलिकॉन के साथ एंटीमनी, यानी अगर आप जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ किसी भी पेंटावोलेट यानी पंच संयुगी अशुद्धि की डोपिंग करवाते हैं तो हमें एन टाइप पदार्थ ही मिलेगा। मुझे लगता है क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गई और सवाल ये था कि एन टाइप का अर्धचालक किससे नहीं बनाया जा सकता। उस समय हम सी ऑप्शन के साथ जा सकते थे, सिलिकॉन में इरिडियम मिलाने से नहीं हो सकता। ए, बी और डी मुझे लगता है तीनों ये। आपका इस क्वेश्चन पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सवाल नंबर 7, इंडस्ट्री में पावर फैक्टर कम क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि पावर फैक्टर घटने का कारण इंडक्टिव लोड होता है। यदि ध्यान से ऑप्शन देखे जाएं तो इंडक्टिव लोड के 2 ऑप्शन है, ए और डी। ए ऑप्शन दे दिया प्योर इंडक्टिव लोड, तो हम सब जानते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। प्योर रेजिस्टिव का इकाई, प्योर कैपेसिटिव का भी 0 होता है। इसका मतलब प्रतिरोधी और इंडक्टिव भार होता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड अगर है तो पावर फैक्टर कम होगा। अगला सवाल, 3 फेज परिपथ में जब फेज वोल्टेज का मेजरमेंट लेना हो तो आर्टिफिशियल न्यूट्रल की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब 3 तार डेल्टा में कनेक्टेड होना। देखो 3 तार या 4 तार हो, स्टार में तो न्यूट्रल ऑटोमेटिक ही बनता है। 4 तार डेल्टा में न्यूट्रल हमने प्रोवाइड करवा ही रखा है। 3 तार डेल्टा में हमें फेज वोल्टेज का मापन करना है तो यहाँ हमें एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें तैयार करना होगा। सी ऑप्शन आएगा। पीआईवी का पूरा नाम पूछा है माय डियर, बहुत सिंपल है, पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है और ये डायोड से संबंधित होता है। जो रेक्टिफायर या डायोड होते हैं ना, उनसे संबंधित होता है। डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के प्रकार पर निर्भर करेगा। वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसे रिवर्स बायस में डायोड सहन कर जाता है पीआईवी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ओम मीटर रीडिंग इफ़ ए पोलराइज्ड लीकी कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ओम मीटर। यानी एक लीकेज कैपेसिटर है, ध्रुवित कैपेसिटर है, वो लीकेज हो गया। ओम मीटर से अगर उसे टेस्ट किया जाए तो ओम मीटर हमें क्या रीडिंग देगा? देखो 2-3 चीज़ें जो इसमें क्लेरिफाई हो रही है। सबसे पहला, 0 तब दिखाएगा जब शॉर्ट होता, ठीक है। शून्य से धीरे धीरे अनंत की तरफ तब जाता है जब ओके हो, ठीक है। अनंत के आधे पर आकर रुक जाता है, ऐसा जनरली तभी होता है जब ओके कैपेसिटर हो, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास बचा क्या? एक ही बचा है कि वो अनंत से जाएगा लेकिन नीचे कहीं भी जा कर के वो रुक सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लीकेज कैपेसिटर है तो वो पूरी तरह से कभी भी आवेशित नहीं होगा, और जब तक एक कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं होता है, धारा तब तक उसमें शून्य नहीं होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट उसमें चलेगी, और अगर कुछ धारा उसमें से प्रवाहित होगी ना तो वो लगातार कुछ ना कुछ मान हमें दर्शाएगा। डी ऑप्शन मोस्ट सूटेबल रहेगा कि अनंत से किसी स्थान पर जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब देखो सवाल, बहुत सारे आज इसमें ऐसे क्वेश्चन है इस पेपर में जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जिनके 1 से यूँ कहें कि आंसर जो है वो 2 या 2 से अधिक ऑप्शन बहुत आए हैं। जैसे 11वां क्वेश्चन देखो कि पदार्थ में एडी करंट से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। एक्चुअल में एडी करंट से हीट डेवलप होती है, और ऊष्मा जब होती है तो स्वाभाविक सी बात है तापमान बढ़ता है, लेकिन पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऊष्मा से जब ये टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रेजिस्टेंस उसका ओवरऑल बढ़ जाता है। फिर भी जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं बी ऑप्शन को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जब आप एसी सर्किट में जब आते हैं ना तो कहते हैं कि शुद्ध ओमिक प्रतिरोध जो है वो 5 कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें स्किन इफेक्ट को भी लिखा गया, फ्रीक्वेंसी को भी लिखा गया, और एडी करंट को भी उसमें इंक्लूड किया गया। यानी ये पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, और किस तरह से प्रभावित करता है? प्रभावी प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, लाइक स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट से भी प्रभावी प्रतिरोध में हमेशा वृद्धि होती है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे 11वें क्वेश्चन में, और 12वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में किसे यूज करते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से मोस्ट सूटेबल एक ही ऑप्शन है, और वो है सेरामिक। बिल्कुल सही है, कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में सेरामिक ही काम में लेंगे। हालांकि माइका भी लेते हैं, एयर
ऑयल वो सब काम में लेते हैं, लेकिन बाकी कोई ऑप्शंस में इसने दिया नहीं था। सवाल नंबर 13 जो मैं हमेशा आपको परिभाषा बताया आया हूँ, कई बार हमने चीज़ें पढ़ी है। ये कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व आरोपित चुंबकीय बल से हमेशा पीछे रह जाता है। इसका नाम होता है दोस्तों स्ट्रेसिस, क्योंकि ये ग्रीक भाषा के हेस्टिरोद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ यही होता है कि पीछे रह जाना। BH कर्व जब हम बनाते हैं तो इस कर्व में हम यही तो देखते हैं कि B और H के बीच में संबंध क्या है। हम पदार्थ पर जितना बल आरोपित करते हैं पदार्थ उतना चुंबकित होता नहीं है, और पीछे रह जाने की इस प्रक्रिया को ही हमने नाम क्या दिया था, स्ट्रेसिस नाम दिया था। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों ये पूरा जो है वो निम्मी की थ्योरेटिकल बुक से क्वेश्चन उठाया गया है इन्होंने, और आजकल जितने भी पेपर्स आ रहे हैं वो लगभग निम्मी में से ही आ रहे हैं। अगर समय है आपके पास तो निम्मी बुक को आप समय ज़रूर देवें। स्टोक और डाई का क्या उपयोग होता है दोस्तों? दरअसल स्टोक और डाई क्या होते हैं कि किसी नट में थ्रेड बनाने के काम आता है। चूड़ियाँ बनानी हो ना इसमें, जिस पर अपन बोल्ट कसते हैं, तो स्टोक और डाई जो होती है ना, ये कोई बेलनाकार जॉब होती है ना, उस पर बाहरी साइड में चूड़ियाँ यानी थ्रेड बनाने के काम आता है। बी ऑप्शन रहेगा। स्टोक एंड डाई सेट के नाम से इनको जाना जाता है, और ये किसी नट की जब थ्रेड खराब हो जाती है तो उसको नई थ्रेड बनाने के काम आता है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों 15वां क्वेश्चन ऐसा है जिसके दोनों ऑप्शन सही है। क्रॉस कट चीजल का उपयोग पूछा है। क्रॉस कट चीजल के दो उपयोग होते हैं, की वेज बनाने के काम आता है और कर्व कट खांचे काटने के काम आता है। ऑब्जेक्शनेबल बहुत क्वेश्चन है जिनमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन वाले भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अब इस 15वें में ए और बी दोनों उत्तर सही है यहाँ पर। इसी तरह से 16वां सवाल देखो, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। ये कहा है कि जो कील्स होती है ना, लकड़ी में अपन जब कील लगाते हैं, वैसे ध्यान रखना इन्हें नेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनको निकालने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है पिंसर। सवाल था कि कील्स को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। अगर आप निम्मी की बुक उठाकर देखें तो थ्योरी में उसमें स्पष्टतः इसके 3 प्रकार लिखे हुए हैं कि हम उसे लंबाई से वर्गीकृत करते हैं, हम उन्हें उनके प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और हम इन्हें गेज नंबर से भी वर्गीकृत करते हैं। अब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। कुल मिलाकर कील्स जो होती है वो 3 तरह से स्पेसिफाइड होती है, 3 तरह से उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, लंबाई के द्वारा, प्रकारों के द्वारा, गेज संख्या के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से ऑब्जेक्शन वाला बनेगा। 15वां क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन वाला है, और उससे पहले भी और क्वेश्चन आए थे, जैसे 11वां क्वेश्चन है तो ये भी ऑब्जेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। आइए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मल चीजल का साइज़ पूछा है। छेनियाँ लगभग जितनी भी होती है माय डियर, 3 mm से लेकर 55 mm तक इनका साइज़ होता है। ठीक है, अब 55 का तो ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन है 3 mm से 50 mm। तो ये उत्तर अपन कर देंगे, और बिल्कुल सही आंसर हमारे लिए ये रहेगा, एकदम सही। अगला सवाल है कि कोई लेड एसिड बैटरी है, उसमें कठोर सल्फेशन आ गया है। दोस्तों सल्फेशन हटाने के लिए जिस चार्जिंग विधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है ट्रिकल चार्जिंग विधि, और ट्रिकल चार्जिंग के लिए सी उत्तर हो जाएगा। निम्न दर पर लंबे समय के लिए बैटरी को जब हम पुनः चार्ज करेंगे तो इस प्रक्रिया का नाम ट्रिकल चार्जिंग होता है, और सल्फेशन जो है वो दूर हो सकता है। अगला सवाल, विद्युतिक अपघटन के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन को खोता है? इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ता है ना, उस भाग का होता है नाम एनोड। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिकता से कमी की ओर ही जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि ये सेल की इंटरनली बात कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, कॉपर जिंक सेल का मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें आप H2SO4 भरते हैं ना, तो क्या होता है एक्चुअल में कि वो जो अपघटन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो धारा जो होती है ना वो कॉपर से जिंक की ओर आती है। ठीक है ना?
तो इसमें क्या होता है कि कॉपर जो होता है वो एक्चुअल में अंदर से जो है ना वो धनात्मक होता है, मतलब अधिकता होती है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की। उत्तर जो है वो बी रहेगा। एनोड जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों को खोता है, लेकिन आंतरिक एनोड। नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि यदि अर्थ पाइप की लेंथ बढ़ा दें तो अर्थ प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि वो एक चालक की लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध है, तो वो लाइन यहाँ फॉलो नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर अर्थ इलेक्ट्रोड की लेंथ बढ़ती है ना तो सिंपल सी बात है कि वो ज़मीन में उतना ही गहराई में जाएगा। यदि गहराई में जाएगा तो हम सब जानते हैं कि जितना नीचे जाएंगे मॉइस्चर उतना ही बढ़ता जाता है, और अगर ज़्यादा नमी में रहेगा तो सिंपल सी बात है प्रतिरोध घटेगा। सी उत्तर करना है, प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। अगला सवाल है कि एक परिपथ में जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है। वायरिंग में 4 प्रकार के डायग्राम बनाते हैं, मैंने चारों डायग्राम को बताया हुआ है। दोस्तों सर्किट डायग्राम का दूसरा नाम ही स्कीमेटिक डायग्राम होता है, योजनाबद्ध आरेख भी इसे कहा जाता है। ये सर्किट डायग्राम हमें बताता है कि किसी इक्विपमेंट के कनेक्शन कैसे करे हुए हैं। डी उत्तर आएगा। एक विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध कनेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमें बताता है कि कौन सी तार कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचानी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जितनी भी होती है पैनल्स वगैरह की, उनमें स्कीमेटिक डायग्राम होता है जहाँ से हमें प्रतीकात्मक रूप से चीज़ें देखने को मिलती है और पकड़ में आ जाता है कि फॉल्ट कहाँ है। पीएलसी सिस्टम में इसी तरह की ड्राइंग से ही काम होता है, पावर प्लांट्स में भी यही ड्राइंग काम में आती है। अगला सवाल है कि ठोस चालक की तुलना में अगर लड़ीदार चालक है तो इसका प्रभाव क्या होगा। देखो अगर लड़ीदार चालक है ठोस की अपेक्षा, तो ठोस चालक जो होता है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में कम होती है। बी उत्तर ही आएगा। लोचता या लचीलापन जो है ना वो इसमें ज़्यादा होगा, ठोस में वो कम होता है एक्चुअल में। अगला सवाल है व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर अगर 0 रीडिंग देगा तो परिपथ क्या कहलाएगा। तो हम इसे बैलेंस परिपथ बोलते हैं, और उस समय गैल्वेनोमीटर को करंट डिटेक्टर कहा जाता है और नुल संकेत इसके द्वारा दिया जाता है। इंग्लिश या टेक्निकल का ये शब्द है जिसे यूज करते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है तो सेतु संतुलित है। सेतु संतुलन के लिए भी नियम बड़ा सिंपल सा है कि पी और क्यू का अनुपात आर और एस के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अगला सवाल है वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए किसका अपन उपयोग करते हैं। देखो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाते हैं तो उसके लिए मैग्नीन का ही उपयोग करेंगे। संट बनाने के लिए भी मैग्नेट काम में लेते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो कार्बन का तो फिर कार्बन प्रतिरोधक ही अलग होते हैं, ठीक है। और वायर बाउंड प्रतिरोधक को ही हम एक तरह से रियोस्टेट बोलते हैं, और ये मैक्सिमम करंट कैपेसिटी वाले रजिस्टर होते हैं, इसे ध्यान रखना। ऋणात्मक प्रतिरोध अगर कोई दर्शाता है तो माय डियर उसे हम थर्मिस्टर बोलते हैं, शॉर्ट में इसे एनटीसी कहा जाता है। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। सेंसिस्टर को हम पीटीसी बोलते हैं, वेरिस्टर को वीडीआर बोलते हैं, और एलडीआर को फोटोकंडक्टर कहा जाता है। बी उत्तर आ जाएगा। थर्मिस्टर यहाँ पर अपने को सही करना है उत्तर। अगला सवाल है कि वायरिंग की कौन सी प्रणाली में कम मात्रा में तार और केबल का उपयोग करेंगे। कम मात्रा में सबसे ज़्यादा अगर है तो ये आएगा लूप इन मेथड, ठीक है ना। लूपिंग मेथड जो होगा इसमें सबसे ज़्यादा अपन को कम तार जो है वो एक्चुअल में यूज़ करनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वायरमैन और कंज्यूमर दोनों को व्यावसायिक पद्धति, लागत और उसकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री को चुनने में सहायता प्रदान करेगा। यानी निम्न में से ऐसा कौन है जो हेल्प कर रहा है। वायरमैन को भी हेल्प करेगा, कंज्यूमर को भी हेल्प करेगा। मटेरियल सेलेक्ट करने में किस बात पर, कमर्शियल, प्रैक्टिस, कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बी ऑप्शन रहेगा माय डियर यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, यानी अगर किसी मटेरियल की विनिर्देश हमें पता होगी तो हम पता कर सकते हैं कि ये कितना स्टैंडर्डाइज है। यानी अकॉर्डिंग टू BIS अगर है तो हम सब जानते हैं कि वो कितना महंगा होगा, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है तो सीधी सी बात है
तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाता है। बी ऑप्शन आएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑप्शन आपको यहाँ सही करना है। सवाल नंबर 28, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है? माय डियर, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वितरण स्विच बोर्ड हो या कंट्रोल स्विच बोर्ड हो, कम से कम 1.5 मीटर दूरी इसकी होनी चाहिए, हाइट इसकी होनी चाहिए। बी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। सवाल नंबर 29वां, घरेलू वायरिंग प्रतिष्ठापन में मेन स्विच कहाँ लगाया जाना चाहिए? माय डियर, मेन स्विच जो होता है ना, आजकल हम इसको डीबी के नाम से भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में है जहाँ आईसीडीपी भी लगा रहता है, यानी डबल पोल जो होता है फेज न्यूट्रल दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। लाल रंग की एमसीबी आजकल आइसोलेटर के रूप में हम काम में लेते हैं। कहते हैं कि सर्विस लाइन की जो टर्मिनेशन होती है अगर वहाँ लगाएं तो सबसे मोस्ट सूटेबल लोकेशन इसकी मानी जाती है, यानी सही आंसर अगर करेंगे तो बी ऑप्शन ही माना जाएगा, सर्विस लाइन के समाप्ति के निकट, यानी जहाँ से सर्विस लाइन समाप्त हुई है बस वहीं लगा दो, यानी एनर्जी मीटर का हम यूँ कह सकते हैं कि ठीक बाद में बस। खैर बी उत्तर के साथ जाएंगे। और अगला सवाल है कि ऐसा कौन सा मोटर पंप है जो पानी में डूबकर काम कर सकता है या गहरे बोरवेल से पानी निकालने के लिए काम में लेते हैं? बहुत ज़्यादा अगर डीप बोरवेल अगर है तो माय डियर उसमें सबमर्सिबल पंप लगते हैं जो खुद पानी में डूबकर काम करते हैं। सिंपल सा ही है, डी उत्तर आपको करना है, सबमर्सिबल पंप इसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 31, 300 वाट से ऊपर लैंप है, उन्हें किस प्रकार के लैंप होल्डर में लगाएंगे? गोलियथ एडिसन स्क्रू प्रकार का आएगा। बायोनेट केप होता है माय डियर 200 वाट तक। लैंप होल्डर के 3 प्रकार होते हैं, आपको तीनों ही याद रखने हैं। तो बायोनेट केप जो होता है वो 200 वाट तक होता है। 200 वाट से लेकर 300 वाट तक जो होता है वो होता है एडिसन स्क्रू प्रकार का, और 300 वाट से ऊपर जितने भी होते हैं उसमें गोलियथ एडिसन स्क्रू प्रकार का जो है उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि किसी भी प्रकार की वायरिंग इंस्टॉलेशन में आवश्यक सामग्री का अनुमान आपको लगाना है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? माय डियर, कहाँ वायरिंग करनी है, कैसी वायरिंग करनी है, कैसा उसका कनेक्शन होगा, कितने उसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे, एस्टिमेट और अगर कॉस्टिंग आपको करनी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका लेआउट देखा जाता है या फिर लेआउट तैयार किया जाता है। बात एक ही है, लेआउट से हमें मोटा मोटा सब पता लग जाता है। ए ऑप्शन रहेगा, हम उस वायरिंग का लेआउट या तो डायग्राम तैयार करेंगे, अगर बना हुआ है तो हम सबसे पहले लेआउट उनसे ले लेंगे। सवाल नंबर 33, आरसीसीबी का काम क्या है? पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, लीकेज करंट से हमें ये बचाव देती है। एमसीसीबी है, ईएलसीबी का पूरा मॉडिफाइड रूप है, हम यूँ बोल सकते हैं इसे। आरसीसीबी करंट चालित होती है, ईएलसीबी वोल्टेज चालित होती है, फ़र्क इतना ही है। दोनों में याद रखना इम्पोर्टेंट बहुत है। और आरसीसीबी जो है वो मोर सेंसिटिव होती है ईएलसीबी से। घरेलू वायरिंग परिपथ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार लाइटिंग उप परिपथ में भार कितना हो सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 800 वाट का भार इसमें हो सकता है। अगर पावर सब सर्किट का होता तो 3000 वाट का भार उसमें हो जाता। अगला सवाल है कि जो विद्युत रोधन टेस्टर होता है, इंसुलेशन टेस्टर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेगर का इस्तेमाल करते हैं। मेगर में थर्ड टर्मिनल का उद्देश्य क्या है? माय डियर, एक टर्मिनल तीसरा और होता है जो एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। टेस्टिंग के दौरान इसे प्रॉपर ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे इंसुलेशन टेस्टर को खुद एक तरह से ग्राउंड होता है। डी उत्तर आएगा, टू गेट एक्यूरेट रीडिंग, एकदम सही मान पाने के लिए तीसरे टर्मिनल को भी यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कवचिंग का उद्देश्य पूछ रहा है, यानी आर्मरिंग का उद्देश्य पूछ रहा है। आर्मरिंग जो होती है वो केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाव करती है।
ए ऑप्शन करेंगे, यांत्रिक चोट से नुकसान देना। नमी से प्रवेश वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके लिए धात्विक कवच या धात्विक शीथ आएगा, और धात्विक कवच को ही अगर बचाना है तो इसके लिए बेडिंग आएगा। दोस्तों अंडरग्राउंड केबल में कुल 6 पार्ट होते हैं, और आप हो सके तो इन 6 पार्ट में एक एक करके सभी का नाम याद रखें। HT लाइन में लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है? हाई टेंशन की जो लाइन होती है उनमें तड़ित चालक क्या काम करता होगा? देखो, तड़ित चालक का काम होता है लाइटनिंग से बचाव करना। लाइटनिंग हो या स्विचिंग सर्ज हो, यानी मान में अगर अचानक क्षणिक वृद्धि हो जाती है तो उस मान को वो एक तरह से डाइवर्ट करता है, इसलिए हम इसे सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं। मतलब इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो सर्ज डाइवर्टर भी रखा गया है। ए ऑप्शन अब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो कोई और ऑप्शन सर्ज का इन्होंने दिया ही नहीं, तो प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम सर्ज ऑप्शन आ जाएगा। भी शॉर्ट सर्किट से बचाव नहीं करता, लीकेज से बचाव नहीं करता, ओपन से बचाव नहीं कर रहा। अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला सवाल, कंट्रोल पैनल में आपको MCB, कॉन्टेक्टर इन सब को लगाना है, लेकिन स्क्रू का उपयोग नहीं करना। दोस्तों इसके लिए जिसका उपयोग करते हैं उसका नाम है डिन रेल। एक तरह से यूँ प्लेट या पट्टी टाइप की सी होती है जिसमें सीधे MCB और कॉन्टेक्टर्स को लगा दिया जाता है, किसी प्रकार के स्क्रू की आवश्यकता नहीं होती है। रेसवेज जो होती है ये केबल गुजारने के लिए होती है। ग्रोमेट जो होती है वो केबल को पैनल में लगाने के लिए होती है, कट से बचाव करती है। सवाल नंबर 39, डिस्ट्रीब्यूशन कारखाने में बस बार प्रणाली का उपयोग करते क्यों हैं? माय डियर, तार की अपेक्षा बस बार की करंट कैपेसिटी जो होती है ना बहुत हैवी होती है, क्योंकि बस बार एक आयताकार चालक होता है, तो तार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। विद स्टैंड ओवरलोड इसका उत्तर आएगा, यानी बहुत आसानी से ये ओवरलोड को सहन कर लेता है। अगला सवाल है, अंडरग्राउंड केबल्स है उनमें शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट की पहचान करनी है, तो इसके लिए दोस्तों लूप टेस्ट किया जाता है। वार्ले लूप टेस्ट इसमें है, और ब्लेवियर लूप टेस्ट भी इसमें आता है। कई तरह के होते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट भी इसी में आएगा। तो अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट पहचान करने के लिए हम लूप टेस्ट ही करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप इसे कर पाएंगे। आगे देखिए सवाल, 66 किलो वोल्ट से अधिक अगर वोल्टेज है ऑपरेटिंग वाली तो कौन सी केबल लेंगे काम में? 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा है तो प्रेशर केबल आएगी। 11 किलो वोल्ट तक बेल्टेड, और 11 से 33 के लिए हम स्क्रीन केबल काम में लेंगे। अगर 66 kV से ऊपर वोल्टेज निकल जाती है तो हम उसमें प्रेशर केबल काम में लेंगे। अगला हमारा सवाल कि जो OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ऑयल का उद्देश्य क्या होता है? वहाँ तेल का काम होता है क्वेंचिंग दी आर्क, आर्क का समन करना, आग को बुझाना। जब कॉन्टैक्ट्स का मेक और ब्रेक होता है तो उस दौरान वो आग को समन करता है, बुझा देता है। जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम बुझाता है, एयर सर्किट ब्रेकर में प्राकृतिक वायु, ABCB में कंप्रेस्ड वायु बुझा देती है। SF6 सर्किट ब्रेकर का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। SF6 में SF6 एक गैस होती है और इस गैस का पूरा नाम होता है सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, इसलिए पूरा नाम बन गया सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। और वेरी हायर वोल्टेज के लिए इसे यूज किया जा सकता है, और नॉन टॉक्सिक गैस होती है ये, यानी इससे ह्यूमन्स को कोई खतरा नहीं होता है। अगला सवाल है, टेबल फैन में किस प्रकार की बेयरिंग्स काम में लेंगे? बॉल बेयरिंग आएगा। छोटी मोटर होती है, छोटी मशीनों में जनरली बॉल बेयरिंग ही देखने को मिलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सिंगल फेजिंग होता क्या है? 3 फेज सप्लाई में अगर तीनों में से कोई भी एक फेज अब्सेंट हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे उसका फ्यूज उड़ गया हो, चाहे लग उड़ गया हो, चाहे तार टूट गई हो, किसी भी कारणवश एक फेज अनुपस्थित हो जाता है तो इस प्रक्रिया का नाम सिंगल फेजिंग है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही सिंगल फेजिंग दोष उत्पन्न हो जाए मोटर तुरंत ट्रिप हो जाए, इसके लिए हम प्रिवेंटर लगाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोटर बैलेंस लोड पर हो और बिल्कुल सही चल रही हो लेकिन फिर भी ट्रिप हो जाती है।
ऐसी सिचुएशन से ये प्रिवेंटर हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। यानी प्रोटेक्ट द मोटर बाय स्टॉपिंग ऑटोमेटिकली अंडर बैलेंस लोड, यानी संतुलित भार के दौरान मोटर अगर चल रही है तो अपने आप मोटर बंद ना हो, ऐसे में वो हमें बचाव भी करेगा। आगे सवाल पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट लोड है एक मोटर का, किस प्रकार का सिंगल फेज प्रिवेंटर काम में लोगे। दोस्तों याद रखें, जो करंट होती है ना वो हमेशा लोड की ही होती है, या यूँ कहें कि भार पर ही निर्भर करती है। कोई भी मशीन या डिवाइस कितनी करंट लेगी डिपेंड करेगा उसका लोड कितना है। लोड बोलें तो वाटेज में रेटिंग कितनी है। सिंपल सी बात यहाँ पर इन्होंने लिख दी कि लोड कांस्टेंट है। हम सब जानते हैं कि अगर भार नियत रहेगा तो धारा नियत रहेगी ना, और कांस्टेंट लोड का मतलब है कि हम ये भी चाहते हैं कि इसके भार में कोई वेरिएशन ना आए, इसलिए हम करंट सेविंग सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का चुनाव करेंगे। यानी ऐसा प्रिवेंटर हम काम में लेंगे जिससे धारा के मान में तुरंत परिवर्तन हो तो वो ट्रिप करवा दे। अगला सवाल, डीयूएल स्टार्टर में ओवरलोड से सुरक्षा किससे दी जाएगी। दोस्तों ओवरलोड से बचाव के लिए थर्मल रिले होती है, ठीक है ना, सी उत्तर आएगा। और अगर मैं बैकअप फ्यूज़ की बात करूं तो बैकअप फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ओवरलोड रिले होती है, वो थर्मल रिले होती है, और फ्यूज जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देते हैं। अगला सवाल है कि कोई भी जोड़ है उसमें न्यूनतम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं। यानी संपर्क प्रतिरोध कम से कम हो। दो चीज़ें हैं, जोड़ पूरी तरह से टाइट हो और पूरी तरह से डस्ट रहित हो, यानी जोड़ पर कोई जंग ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, पूरी तरह से कसा हुआ हो, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसका आपका उत्तर जो है वो बी सही रहेगा। अगला सवाल है कि प्रतिरोध के निम्न और मध्यम मान को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे। दोस्तों निम्न और मध्यम दोनों मापने हैं तो फिर शंट टाइप ओम मीटर काम मिलेंगे। केल्विन ब्रिज केवल निम्न के काम आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज मध्यम प्रतिरोध नापने के काम आता है, सीरीज वाला जो है वो मध्यम और उच्च नापने के काम आता है। शंट टाइप ओम मीटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। परम एलॉय किस किस की मिश्र धातु है, तो लोहा और निकिल इसमें मुख्य रूप से होता है। दोस्तों ए उत्तर सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के इस वीडियो के हमारे 50 प्रश्न, कुल 120 क्वेश्चन है। जल्द ही सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनसे भी चीज़ें शेयर करने को कहें।